स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटम में एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो बनता कैसे है, ठीक है। ध्यान से सुनना, थोड़े समझाना है ज़्यादातर, ये लोग के थोड़ा कम कम, ठीक है ना। देखो तो हम लोग सब जानते हैं, हम लोग एक्सट्रीमली शॉर्ट पार्टिकल से बने हुए, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, ठीक है। उन छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है ना। एटम क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ये कहना था जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, केमिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने क्या बोला था कि जो एटम होता है वो सबसे छोटा होता है, एटम क्या होता है, सबसे छोटा होता है। लेकिन जब फिर आगे चल कर देखा गया तो एटम से भी सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब इससे भी छोटे छोटे पार्ट बट गए, जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है, ठीक है। तो ये एटम का भी सब पार्टिकल आ गया। इनका कहना था ना कि सबसे छोटा होता है एटम। एटम का मीनिंग ये बताया था क्या, ए प्लस टॉम तोड़कर, ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉट डिवाइडेड। नॉट डिवाइडेड मीन्स जिसको डिवाइड हम नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ये कहना था किनका, जॉन डाल्टन का, ठीक है। लेकिन ये 1808 में शायद बताए थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया ये अपना थ्योरी दिए थे, तुम लोग को पढ़ाए होंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में दिए थे, ठीक है ना। उसी थ्योरी में इन्होंने बताया था। फिर आगे चलकर जब शोध हुआ और आगे बढ़े सब, तो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। डिस्कवरी हुआ, खोज हुआ, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, सबका खोज कैसे कैसे होती है हम बता चुके हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, बस हम शॉर्ट में थोड़ा बहुत बता देंगे, ठीक है। देखो, एक एटम का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे उसके बीच में होता है एक सेंटर, ठीक है ना। इसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अंदर रहता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम का न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर ऑर्बिट्स रहते हैं, ये ऑर्बिट्स। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर काटते रहता है, चक्कर लगाते रहता है इन सब ऑर्बिट्स में, ठीक है ना। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन आराम से अंदर बैठ के खाना खाते रहता है, मतलब बैठा रहता है, ठीक है। एटम न्यूट्रल रहता है, ठीक है। न्यूट्रल क्यों रहता है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, ठीक है ना, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और ई होता है लड्डू, मतलब जीरो। ई माइनस ई प्लस दोनों का वैल्यू एकदम सेम रहता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस लिखते हैं, प्रोटॉन को ई प्लस लिखते हैं, याद रखना, ठीक है ना। या इसको बीटा, ये भी लिखते हैं, बीटा टू द पावर माइनस, ऐसे भी लिखते हैं, ई माइनस या ये माइनस, ठीक है। और इसको ई प्लस लिखते हैं, कोई दिक्कत इतना में। चलो, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ वो एक डिस्चार्ज ट्यूब से हुआ था। किससे हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब। एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया गया था इस तरीके का, बताए थे तू लोग, याद है ना। ये डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया गया था, क्या किया गया था, इस दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिया गया था। इस तरफ था माइनस वाला कैथोड और इस तरफ प्लस वाला एनोड, ठीक है ना। और इसको हाई वोल्टेज से ऐड कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, ठीक है। ये एनोड होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बता रहे हैं। वोल्टेज बहुत ही हाई कर दिया गया, यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया गया, ठीक है ना, हाई वोल्टेज दिया गया। साथ ही साथ एक वैक्यूम पंप से इसका सारा प्रेशर निकाल दिया गया, और प्रेशर लगभग 10 टू द पावर -3 mmHg कर दिया गया। कोई दिक्कत है, प्रेशर मतलब बहुत कम प्रेशर कर दिया गया। इतना कम मतलब इसके अंदर से लगभग सारा हवा खत्म हो गया था, बस कुछ बचा हुआ था। तो देखा क्या गया कि, और यहाँ पे एक मटेरियल लगा दिया था जिसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है ना, इस पर कोई भी चीज़ जब पड़ता है ना तो ये चमकने लगता है, ठीक है। इल्यूमिनेशन होता है इसमें, इससे रोशनी निकलता है, ठीक है। कोई भी चीज़ पे हल्का से एकदम एक्सट्रीमली शॉर्ट, मतलब बहुत टीनी से टीनी, मतलब बहुत छोटा से छोटा भी पार्टिकल इस पे पड़ेगा ना तो ये चमकने लगता है। ये जिंक सल्फाइड का होता है, ZnS का, ठीक है, ये ZnS का होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। चलो, तो जैसे ही हाई वोल्टेज दिया गया, वोल्टेज देंगे तो फ्लो तो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। तो देखा नहीं गया, एब्जॉर्ब किया गया, क्योंकि यहाँ से देखो ये वाला चमकने लगा, मतलब यहाँ से कुछ पार्टिकल निकलकर इस तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, किधर, प्लस की तरफ, ठीक है, प्लस की तरफ बढ़ रहे थे। तो साइन, ये जो एब्जॉर्ब क्या किए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है ना। सुनो, तो एब्जॉर्ब मतलब ऑब्जर्व क्या किया गया कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलकर प्लस की तरफ जाते हैं, किधर जाते हैं, प्लस की तरफ जाते हैं, ठीक है।
तो बोला क्या गया कि कैथोड से कुछ निकल कर एनोड की तरफ जाता है, इसलिए ये क्या होंगे, कैथोड रे। इनको हम क्या बोलेंगे, कैथोड रे, ठीक है ना। कैथोड रे क्यों बोले, चूंकि कैथोड से निकले थे और एनोड की तरफ जा रहे थे। उसके बाद ये पहला पॉइंट है कि ये रे क्या होंगे, कैथोड रे। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ये जो रे जा रहा है ये किधर जा रहा है, प्लस की तरफ, तो प्लस की तरफ कौन जाएगा, माइनस। तो ये जो भी रे होंगे ये कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज, मतलब इस पर माइनस चार्ज होगा, ठीक है ना। और हर एक इंडिविजुअल मतलब एक के हर एक को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। समझ में आ गया। इस तरह से डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो सबको बता चुके, याद था ना, ठीक है। अब समझ में आ गया और बढ़िया से। इसके मतलब इसी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी ऐसे हुआ था, प्रोटॉन का भी लगभग ऐसे हुआ था। प्रोटॉन में क्या किया गया था, देखो उसमें ना प्रेशर को इतना नहीं रखा गया था। प्रोटॉन के डिस्कवरी में एक और फिगर बना ही देते हैं, नोट्स दिया हुआ है, आराम से देख लेना। ये कैथोड, ये एनोड, याद रखना एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है ना, वोल्टेज वही हाई वोल्टेज रखा गया, वोल्टेज हाई था। और प्रेशर को इस बार क्या किया गया, वैक्यूम पंप से निकाल कर प्रेशर को 10⁻⁻1 mmHg रखा गया। ये यूनिट होता है प्रेशर का, ठीक है। चलो देखो इधर, तो यहाँ पर -3 था, यहाँ पे -1 है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेशर है यहाँ पर। तो इस बार क्या किया ना, फ्लोरोसेंट मटेरियल यहाँ लगा दिया गया इस तरफ, कैथोड की तरफ। तो देखा क्या गया कि इधर से चार्जेस निकल कर ये दिखाई दे रहा था, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा था, ये इनविजिबल है, ये दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। इधर से निकल कर किधर जा रहे थे, कैथोड की तरफ, ठीक है। कैथोड की तरफ जा रहे थे, तो इस और निकल किधर से रहे थे, एनोड से, तो इसको नाम दिया गया एनोड रे, ठीक है ना। एनोड रे इधर से निकल रहा था, प्लस था ये सब, चूंकि एनोड से निकल रहा था तो पॉजिटिव था, कैथोड की तरफ जा रहा था तो ये सारा कैसा था, पॉजिटिव था। और हर एक इंडिविजुअल का नाम दिया गया प्रोटॉन। कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी लगभग सेम ही तरीके से हुआ था, कुछ डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया दोनों, तुम लोग को तो क्लियर है ना, भूलोगे नहीं ना। चलो इन दोनों को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस का डिस्कवरी, मतलब सेंटर में, सेंटर का डिस्कवरी क्या हो। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हुआ ना, तो एक साइंटिस्ट थे थॉमसन, जे थॉमसन इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। देखो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था वो यही किए थे, ऐसा माना जाता है। ऐसे खोज करने में बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान था, बहुत अनेकों साइंटिस्ट, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, तुरंत नहीं हो गया इलेक्ट्रॉन का खोज, ठीक है ना। 1808 में वो थ्योरी दिए थे, फिर उसके बाद माइकल फैराडे आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन मेन नाम इनका आता है। फाइनल अंजाम तक यही पहुंचा है। जैसा नहीं होता है मैच जीते, रन कोई मारे, लास्ट में जो जीताता है वही विजेता कहलाता है, ठीक है। तो जे थॉमसन, इनको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मतलब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन्होंने किया था, ये याद रखना, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, इलेक्ट्रॉन का, अब प्रोटॉन का भी हो ही गया था, ठीक है। तो इन्होंने एटम का एक मॉडल दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम या थॉमसन एटॉमिक मॉडल, याद रखना। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इसमें क्या था, इन्होंने क्या बताया कि एटम एक स्फीयर है। एटम क्या है, एक स्फीयर है। एटम इज अ स्फीयर, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है। एटम एक पॉजिटिव स्फीयर, मतलब इसमें सब जगह क्या रहता है, प्लस 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 प्लस, सब जगह प्लस रहता है, ठीक है ना। ये इनका कहना था, किनका, जे थॉमसन का, ठीक है ना। इनका कहना था ना कि एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है, इन विच, जिसमें निगेटिव चार्ज इम्बीड रहता है। मतलब देखो प्लस वाला क्या होता है, प्रोटॉन, ये प्लस वाला होता है, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस वाला। तो थॉमसन ने क्या बोला कि एटम एक स्फीयर होता है, पॉजिटिवली स्फीयर्ड, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज होता है कैसा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सब जगह बराबर बराबर। और जो निगेटिव चार्ज होते हैं इसके अंदर इम्बीड किए रहते हैं, बिल्कुल ऐसे, मतलब इसके अंदर बोया हुआ रहता है। बीज कैसे बोते हैं ज़मीन में, उसी तरीके से, ठीक है ना। जैसे इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं।
तरबूज देखे हो, तरबूज, तरबूज में क्या होता है, जो रेड पार्ट है ना, रेड पार्ट समझो प्लस चार्ज, तरबूज का जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि ये जो एटम है, मतलब जो भी परमाणु होता है वो एक स्फीयर है, मतलब एक गोला है, स्फीयर मतलब गोला होता है तरबूज की तरह, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बिल्कुल वो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट रहता है उसकी तरह प्लस वाला चार्ज, और माइनस चार्ज उसके अंदर भी बोया हो रहता है, इम्बीड किया हो रहता है, कोई दिक्कत, ठीक ना। ये था प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको हम लोग ये सॉरी वाटरमेलन मॉडल, और इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। जैसे नहीं होता है खीर में देखते हो दूध सब जगह रहता है और ऊपर से काजू किशमिश जो डालना रहता है डाल देते हैं, तो हाँ काजू किशमिश हो गया माइनस चार्ज, और जो दूध हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था वो प्लस चार्ज, ठीक है। ये था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, याद रखना, रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटर मॉडल, ओए हल्ला नहीं करो, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटर, ठीक है ना। ये क्या किए थे, अल्फा पार्टिकल से स्कैटरिंग किए थे। क्या किए थे? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डेड करवाए थे। क्या किए थे, देखो ध्यान से। थॉमसन अपना मॉडल तो दे दिए, थॉमसन मॉडल दे दिए, अब ये बोले कि ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ बहुत तरह का, तो रदरफोर्ड का मॉडल आया, रदरफोर्ड अल्फा मॉडल स्कैटरिंग। इन्होंने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इम्बीड होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है वो पॉजिटिव है, सब बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल मतलब सोना के पत्थर होता है, क्या होता है? सोना का पत्थर, ठीक है ना। सोना का पत्थर लिया और इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम He डबल प्लस, ठीक है ना। He डबल प्लस, हीलियम पे जब डबल प्लस रहता है ना, इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ से ये बम्बार्डेड करवाना शुरू किए, इस पर बम्बार्डेड करवाए, तो ये देखे क्या, गोल्ड फॉइल उसमें एक एटम है, ठीक है। तो ये देखे क्या कि यहाँ से जा रहा था, कुछ पार्टिकल क्या हो रहा था, एकदम जा रहा था एकदम सीधे इसके आर पार हो रहा था, ठीक ना, आर पार हो जा रहा था गोल्ड फॉइल के, और कुछ क्या आ रहा था, डेविएट, मतलब यहाँ जाके घूम रहा था, ऐसे घूम जा रहा था, ठीक है ना। कुछ क्या हो रहा था, कुछ जो है वो मतलब पूरा इसके अंदर से आर पार, और कुछ डेविएट हो रहा था, और 20,000 में से एक, मतलब आउट ऑफ 20,000 20,000 में से एक पार्टिकल यहाँ जाकर और वापस इसी एंगल पे 180 डिग्री के एंगल पे वापस आ रहा था। तब इन्होंने क्या बोला रदरफोर्ड ने कि नहीं, अगर ऐसा होता कि जो एटम है वो एक स्फीयर है, तो और मतलब पॉजिटिव होता है बाहर और निगेटिव चार्ज उसके अंदर इमिट होता है, मतलब जगह खाली नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर जगह खाली नहीं रहता तो ये हम जो बम्बार्डेड करवा रहे हैं ये सब क्या आर पार हो जाता। अरे मान लो ये एक फॉइल है, ये क्या बोले थॉमसन जी क्या बोले कि जो है ना ये बिल्कुल बंद है, स्फीयर गोला है जो बंद है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पूरा ये फुल है। फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया, क्या अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड करवा रहे थे, मतलब इसके बाहर निकल रहा था बहुत सारा पार्टिकल। अगर ये बंद होता तो पार्टिकल बाहर कैसे निकलता, सोचने वाली बात है। तब ये क्या कंक्लूजन किए कि नहीं, एटम जो है ना वो भरा हुआ नहीं होता, एटम खाली होता है, ठीक है। एटम में बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये पहला पॉइंट क्या बोले कि एटम में स्पेस बहुत ज़्यादा है, क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये मतलब उसके बाद क्या देखे कि अरे यहाँ पे जा रहा है एकदम सीधा जा रहा है, तो पहला स्पेस हो गया। फिर देखे क्या कुछ एंगल जाकर क्या हो रहा है, डिविएट हो रहा है, मतलब घूम जा रहा है और घूम जा रहा है। तब ये बोले ना कि जरूर बीच में कुछ ऐसा होगा, इसके बीच में कुछ होगा तभी ना, जो इसके पास जाते ही ये प्लस है, देखो ये प्लस है। तब ये क्या बोले रदरफोर्ड कि इसके बीच में जरूर कुछ ऐसा होगा जो ये जाते हुए घूम जा रहा है, मतलब इससे दूर होते जा रहा है, ठीक है ना। तब ये क्या बोले कि एटम के बीच में कोई सॉलिड चीज़ होता है, ठीक है ना। और फिर तीसरा कंक्लूजन क्या निकाले, जब देखें कि 20,000 में से एक जो जिसको सीधा भेज रहे हैं वो एकदम सीधा चला आ रहा है, सीधा भेजे सीधा चला आया। तब ये बोले क्या कि बीच में जो होता है वो प्लस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। बीच में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, मतलब जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ रहता है, एटम के सेंटर में, ठीक है ना। प्लस चार्ज एटम के सेंटर में रहता है और इसी को नाम दे दिए वो न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ से हुआ डिस्कवरी किसका, न्यूक्लियस का। कोई अगर पूछे कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया तो रदरफोर्ड ने किया। हाँ
जा रहा था आ रहा था तो बीच में कुछ ना कुछ होगा ना, तो बीच में जो पार्टिकल दिखा ना उसी को बोला गया न्यूक्लियस। ये क्या बोले कि और ये जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये भी प्लस तो प्लस से प्लस रिपेल होता है, प्लस प्लस में एक दूसरे को भेजता है, तो ये जाएगा तो उसको वापस भेजेगा। इतना क्लियर है? चलो इतना नोट समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, पॉज कर दो। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस ये सब का डिस्कवरी हुआ। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर होता है। इन्वेंशन का मतलब होता है नया चीज़ बनाना जो पहले से नहीं था, जैसे एरोप्लेन का एक इन्वेंशन हो, एरोप्लेन पहले से था। अब एटम में इलेक्ट्रॉन पहले से था, पता नहीं था किसी को कि होता है, लेकिन था। लेकिन जैसे मतलब तो जब ढूंढा गया तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, डिस्कवरी बोलेंगे। इन्वेंशन बोलेंगे मोबाइल फोन्स का, ठीक है ना, समझे? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल समझ में आ गया? चलो तो अब रदरफोर्ड ने इस बेसिस पर, मतलब जितना ये सब हुआ ना एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग, इसके बेसिस पर एक मॉडल दिया, मतलब एटम का दूसरा मॉडल दिया, ठीक है ना। उसी के बाद फिर आगे चलकर इसका भी खोज हुआ, न्यूट्रॉन का खोज हुआ। न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ बता चुके हैं, बेरिलियम के पत्थर से बम्बार्डेड करवाए थे, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के पत्थर पर बम्बार्डेड करवाए थे, ठीक है। देखो ऐसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी समझ लो, क्या लिए थे, अल्फा पार्टिकल फिर लिए थे। अल्फा पार्टिकल में डबल प्लस, हीलियम डबल प्लस होता है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल लिए थे, H डबल प्लस को बोलते हैं। हाँ इसको ना इस बार ना बेरिलियम के पत्थर पर, किसके, BE बेरिलियम के पत्थर पर बम्बार्डेड करवाए थे, मतलब एकरा से एकरा पे मारे थे, ठीक है। इसका जो परमाणु संख्या होता है, इसका होता है 4, ये होता है 9, ये 4, अब इसका जो मास होता है वो 9 होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का अल्फा होता है हीलियम पार्टिकल, कौन होता है, हीलियम पार्टिकल, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब जो चार्ज होता है 2 प्लस होता है, हीलियम में से 2 प्लस निकालते हैं तो अल्फा पार्टिकल बनता है। तो इसका चार्ज होता है 2, ये चार्ज इसका 4 होता है, इसका 2 होता है, और इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 4, ठीक है ना। तो जब बम्बार्डेड करवाए ना इसका इस पे, तो देखे क्या कि एक बना कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसका चार्ज कितना, कार्बन पर चार्ज होता है 6, परमाणु संख्या 6 होता है, और इसका मास आ रहा था 12, मास कितना आ रहा था 12। देखो इसका चार्ज 2, इसका चार्ज 4, 4 2 मिलकर कितना हो गया 6, चार्ज तो बराबर है। मास इसका 9, मास इसका 4, कितना होना चाहिए था 13, लेकिन है कितना 12। कार्बन का मास होता है 12, लेकिन यहाँ पे आना तो चाहिए था 13। और तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर में बताया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब ना तो बना सकते ना बर्बाद कर सकते हैं, मतलब मास कंजर्व रहना चाहिए था, जितना इधर है उतना इधर आना चाहिए था, नहीं आया। तब देखा क्या गया कि ओहो एक और पार्टिकल होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, जिसका जो चार्ज होता है वो होता है लड्डू, चार्ज कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका मास होता है कितना 1 ग्राम, ठीक है। यहाँ से डिस्कवरी हुआ न्यूट्रॉन का, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी समझ लिए, प्रोटॉन का डिस्कवरी समझ लिए, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी समझ लिए, न्यूक्लियस का डिस्कवरी समझ लिए। इसके बाद एटम का मॉडल जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एटम का मॉडल दिया, ध्यान देना से क्या यहाँ यहीं से समझ में आएगा। एटम का मॉडल दिया किसने, रदरफोर्ड ने। उन्होंने क्या बोला रदरफोर्ड ने कि एटम एक स्फीयर है, एटम एक स्फीयर है, एटम इज अ स्फीयर, ओके। एटम एक स्फीयर है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब इसमें प्लस रहता है। आगे जाके इसमें न्यूट्रॉन भी इसी में आया, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, अभी बताएं, ठीक है। तो एटम के सेंटर में कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है, और इसके चारों ओर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस वाला चार्ज घूमते रहते हैं। समझ में आया? नहीं, न्यूट्रॉन भी सेंटर में रहता है। रदरफोर्ड क्या बोले, अभी नहीं अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डेड करवाए थे गोल्ड फॉइल पर, तो देखे थे ना, कुछ जा रहा था कुछ वापस आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या बोले कि एटम का स्ट्रक्चर दिए जिसमें बताएं कि इसके सेंटर में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहता है, और जो निगेटिव चार्ज रहता है वो इसके चारों ओर क्या करते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। घूमते कैसे रहता है ये भी बताए थे, देखो कैसे, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। अब ई इसको तो खींचना चाहेगा, इसे खींचना चाहेगा ना, लेकिन ये क्या कर रहा था, ये जो खींच रहा था ना उसका, ये देखो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स लग रहा था इन दोनों के बीच में, उसके बावजूद भी क्या कर रहा था, ये रिवॉल्व कर रहा था। तब ये बोले क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फोर्स को घूमने में बदल देता है। मतलब इस फोर्स का यूज किस में कर लेता है, अपने घूमने में। जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमता है ना, तो सन का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अर्थ उसके पास तो जाता नहीं ना। तो अर्थ क्या करती है, जो सन उसको अपनी ओर खींचता है ना, उसी का यूज करके सन के चारों ओर क्या करती है, घूमते रहती है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी घूमते रहता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल हुआ ख़त्म। अब पढ़ेंगे कि इनका मॉडल गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का डिस्कवरी किया गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया जेम्स चैडविक ने। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया रदरफोर्ड ने, ठीक है। 4 गो थे, चारों किए। आई चारों को इनके आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। चारों के चारों नोबेल प्राइज ले ली है। नोबेल प्राइज पूरी दुनिया में मिलता है, नोबेलो का प्राइज। ये एक्चुअली ये नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में वो मिलता है, ग्लोबल प्राइज है, ठीक है ना। जिसको मिलता है समझो पैसा बहुत मिलता है ना रे। चलो तो अब देखो, इसके बाद इतना तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद एगो साइंटिस्ट आए नील बोर। कौन आए, नील बोर, ठीक है। हाँ, रदरफोर्ड के स्टूडेंट नहीं थे, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक, ठीक ना। अरे सब स्टूडेंटे किया है, मतलब सबका स्टूडेंटे हैं। स्टूडेंटवन सब मतलब पढ़ाते थे ना, तो थोड़ा स्टूडेंटवन के ज़्यादा नॉलेज दे देते थे, इसलिए स्टूडेंट सब बैंड बजा दिए ठीक है ना। देखो तो नील बोर आए आ गए। इनका थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो रदरफोर्ड क्या बोले थे, ध्यान से समझना। जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उन्होंने बोला क्या कि सेंटर में रहता है प्लस चार्ज। ये कहाँ रहता है, सेंटर में। इसके चारों ओर कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में। किस ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में। ऑर्बिट उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसको क्लास भी बोलते हैं या कक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो इधर। तब अच्छा तुम ही लोग सोचो, अगर हम तुमको बोल दें, भाई देवे मान लो हम तुमको क्या कर रहे हैं, बोल दें कि ये बउआ एगो ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है, एक चक्कर लगाती रहो कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार इसका चक्कर लगाते रहो, क्या होगा, कभी ना कभी तो थकेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वाला नहीं थकेगा, हाँ ये भी थक के गिरेगा। देखो मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल मत समझना, ठीक है। इन्होंने उस समय बताया था क्या कि एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो क्या हो, एक्सेलरेटेड मतलब जो चल रहा हो, वो लगातार अपना एनर्जी क्या करते रहता है, लूज करते रहता है। कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहा है, वो लगातार अपना एनर्जी क्या करते रहता है, लूज करते रहता है। और लूज करते एक कंडीशन ऐसा आता है, उसका एनर्जी खत्म। और जैसे ही, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, आ जाओ बेटा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अभी अपना एनर्जी धीरे धीरे लूज करेगा। लूज करते क्या करेगा, यहाँ एटम से आकर कोलैप्स करके टकरा के खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए ना। चलो तो रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। किस ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। लेकिन यहाँ से इस थ्योरी से तो इनका गलत हो रहा था ना। ये क्या बोला कि गिर जाएगा, तो गिर जाना चाहिए था, तो एटम में खत्म हो जाएगा। दूसरा बात क्या, रदरफोर्ड बोले ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम में कहीं भी रह सकता है। कहीं भी रहने का मतलब है कहीं भी, ठीक है ना। मतलब जैसे एक क्लास है ना, हम बच्चा आया ना, बच्चा कहीं भी बैठ सकता है, छज्जा पर, कहीं भी, कोलकी में, कहाँ जहाँ मन करे ना वहाँ बैठ सकता है। ऐसा सचमुच हो सकता है, सोच के देखो, नहीं ना, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का स्थिति नहीं बताया कि उसका पोजीशन कहाँ है। उन्होंने बोला कि बस रिवॉल्व करता है, कहीं भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद 2 पॉइंट हो गया। पहला कि इस मैक्सवेल का थ्योरी फॉलो नहीं कर रहा था। दूसरा ये इसका कंडीशन, साथ ही साथ इसका एनर्जी नहीं बताया। अब कोई भी चीज़ घूमेगा उसका एनर्जी तो पता रहना चाहिए ना, वेलोसिटी पता रहना चाहिए कि उसका वेलोसिटी कितना है। ये सब वो नहीं बताए थे, इसलिए इनका रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या हो गया,
फेल, ठीक है। फेल हुआ तब आए हमारे नील बोर साहब, ठीक है। नील बोर आए और इन्होंने एटम का एक नया मॉडल दिया, कंक्लूजन किए रदरफोर्ड के मॉडल पे। अब बोले क्या कि नहीं सर जी आपका मॉडल गलत नहीं बोले, डायरेक्ट गलत नहीं बोले, साबित करेंगे तब ना। अब हम तुमको बोले तुम गलत हो, खाली बोल दिए हो गया, साबित करना पड़ेगा ना, ठीक है। देखो जैसे नहीं होता किसी को चैलेंज दे दो, जैसे मान लो और चुपचाप बैठा लो घर में, तो क्या उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो नील बोर ने क्या बोला, नील बोर का पोस्टुलेट्स पढ़ना है किताब में, हम लोग को क्या पढ़ना है, पोस्टुलेट्स। इन्होंने एटम का मतलब एक और मॉडल दिया, उसमें इन्होंने बताया मतलब जितना भी कमी था ना इसमें, इस सारा कमी को दूर कर दिए, लेकिन इनमें भी कुछ कमी आया था जो आगे पढ़े, इनका मॉडल भी गलत था। अभी मॉडल पे मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, और सब गलते हैं, सही अभी तक नहीं पता चला है, ठीक है। नील बोर ने क्या बोला ना, इनका देखो इनका 5-6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट जो वो बोले थे यही बोले कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। इन्होंने क्या बोला, एटम हैज़ ए न्यूक्लियस, एटम हैज़ एन न्यूक्लियस। एटम के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, अराउंड विच उसके चारों ओर कौन घूमते रहता है, अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ठीक है। उसके चारों ओर कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। ये था पहला पॉइंट जो वो बोले थे, यही बोले। इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से समझते जाना, ओ लड़का आगे घूम जाओ, समझो तुम भी। देखो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का स्थिति तो नहीं बताया था ना, इन्होंने क्या बोला, ओनली ऑर्बिट्स के बारे में ये भी बोले थे। ये क्या बोले, ओनली दोज ऑर्बिट एग्जिस्ट which has angular momentum is integer multiple of h/2 पाई। अब ध्यान से समझना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बोला कि जहाँ मर्जी बैठ जा, हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि केवल वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, किसमें, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हम बता रहे हैं, ठीक है, जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है समझ लो, एंगुलर मोमेंटम को L लिखते हैं, ये होता है R क्रॉस P। क्या होता है, R क्रॉस P। P क्या होता है, मोमेंटम होता है, जानते होगा, P मोमेंटम होता है ना। तो R जब हम लोग सर रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं ना, रोटेट करते हैं ऐसे गोल गोल, ठीक है ना। देखो सेंटर की तरफ रेडियस होता है, ठीक है, और मोमेंटम इधर रहता है, मोमेंटम इधर रहेगा, जाहिर सी बात है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट का मोमेंट, मतलब मोमेंटम के मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, जिसके बारे में डीपली हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला क्या कि वैसा ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। मतलब ऑर्बिट या तो h/2 पाई होगा, या तो 2h/2 पाई होगा, या तो 3h/2 पाई होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि ऐसे आ जाए 1.5 h/2 पाई, ये पॉइंट में कभी नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो प्लस है, इलेक्ट्रॉन या तो एकड़ा में घूमेगा, या तो एकड़ा में घूमेगा, या तो एकड़ा में घूमेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि एक बीच में यहाँ रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम मतलब ऑर्बिट का जो रिवोल्यूशन था ना, वो इन्होंने बता दिया। इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस तरीके में घूमेगा, h/2 पाई जो होगा उसी में घूमेगा। वेयर n इंटीजर मल्टीपल को क्या लिखते हैं हम लोग, n लिखते हैं, n, और इसका वैल्यू मतलब ये शेल को बताता है, किसको बताता है, शेल। अगर l, देखो ध्यान समझो, अगर n बराबर हम 1 रखें, n बराबर क्या रखें, 1, मतलब ई में घूमेगा पहला शेल में, ठीक है ना। तो इसको ये बोले k, क्या बोले, k। अगर n बराबर 2 रखें यानी कि दूसरा में, इसको बोले l, फिर m, n, ठीक है ना। ऐसे ही बढ़ते गए, देख हाँ के से अब रखे तब उनकी मर्जी, इसके पीछे रीज़न है, आगे पता चलेगा। हाँ
हाँ बढ़ते जाएगा, ठीक है, फिर वापस 0 से 0 आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ये वाला समझ में आ गया, 2 पॉइंट समझ में आया इनका। चलो